हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में पार्ट नंबर 2 देखेंगे मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म में। और पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखा था? बायोट सावर्ट लॉ, dv इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बटे आर क्यू। उसी को फिर फॉर्मेट करें तो म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अगर थीटा जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, थीटा अगर 180 डिग्री हो तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो। उसके बाद हमने देखा था बायोट सावर्ट लॉ के कारण ही करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिख रहे थे एक्सिस पे? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर 3/2। सेंटर पे कैसे लिखते हैं? म्यू नॉट आई बाई 2r। सेमी सर्कुलर के लिए म्यू नॉट आई बटे 4r। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल लिखना रहे तो म्यू नॉट आई बाई 8r। उसके बाद हमने एम्पियर सर्किटल लॉ देखा था। क्या था वो? इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई इन इनक्लोज। आई इन इनक्लोज कहाँ होता था? सरफेस से, जबकि इंटीग्रेशन कहाँ कर रहे थे? लूप में। नेक्स्ट था उसी में पढ़े थे हमने लॉन्ग करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट वायर। तो इन्फिनाइट लॉन्ग रहेगा तो कितना होता है आर डिस्टेंस पे? म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। सेमी इन्फिनाइट हो तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। उसी तरह से सिलेंडर हो तो सिलेंडर में हॉलो सिलेंडर हो तो इनसाइड कितना होगा? हॉलो सिलेंडर के लिए इनसाइड जीरो, सरफेस पे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आउटसाइड स्मॉल आर, जो डिस्टेंस रहेगा उस पॉइंट का। सॉलिड सिलेंडर के लिए इनसाइड म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आर। सरफेस के लिए और आउटसाइड ग्राफ बनाना हो तो पहले लीनियर देन हाइपरबोलिक। तो यहां तक हमने देख लिया था। उसके बाद सोलेनॉइड पढ़े थे। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना? म्यू नॉट एन आई, जहां एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और उसी को जब सर्कुलर रूप में कर देते तो क्या बन जाता? टोराइड। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना? म्यू नॉट एन आई बटे 2 पाई आर। और यहां पर जो एन होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ टर्न्स। तो आज की जो चर्चा है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो? यूनिफॉर्म हो और इसमें किसी चार्ज को हम दौड़ा दें तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। बाकी की टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो जो किसी चार्ज को वेलोसिटी v दे दे किसी गिवन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है? F इक्वल टू क्यू v क्रॉस p। कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू v क्रॉस p। Q क्या है यहाँ पे? चार्ज। v क्या? वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। और बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और वो भी आपको पढ़ना कैसा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसा वाला? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट। और डायरेक्शन भी क्या होगा? कांस्टेंट, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा। टाइम टू टाइम डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज के कारण जनरेट होता है या मूविंग चार्ज के कारण? अगर स्टेशनरी चार्ज होगा तो क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करा? मैग्नेटिक फोर्स। इफ चार्ज इज एट रेस्ट तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। मान लेते ये चार्ज है
और ये कहाँ है, रेस्ट में है, और यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ मान लेते हैं इनसाइड की डायरेक्शन में। अब बताओ टी समय के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगा और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। तो आफ्टर टी सेकेंड देखेंगे तो इस पर फोर्स कितना लग रहा, 0। इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना, और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेगा। तो इनिशियली कहाँ, रेस्ट पे, तो अभी भी कहाँ रहेगा, रेस्ट पे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 और फाइनल वेलोसिटी भी 0। कोई दिक्कत इसमें, तो यहाँ से काइनेमेटिक्स का एप्लीकेशन किया जा सकता है। चलो इतना लिखो तो। चलो अब यहाँ कैसा प्रोडक्ट दिख रहा है वेक्टर का, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट से कौन सा वेक्टर आया, एफ वेक्टर। तो क्रॉस वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। हम बोल सकते हैं कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, कि नहीं। नेक्स्ट की तरफ, एफ इक्वल टू क्या लिखा हुआ, क्यू वी क्रॉस बी। तो सबसे पहले फोर्स 0 कब होगा, जब क्यू 0 होगा। उसके बाद वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल हो जाए तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज। तो थीटा 0, मैग्नेटिक फोर्स कितना, 0। तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होने का पहला कंडीशन क्यू 0 हो जाए, पैरेलल टू, नेक्स्ट एंटी पैरेलल बोल सकते हैं, थीटा 180 डिग्री, तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0। नेक्स्ट वेलोसिटी 0 कर दे तो तभी मैग्नेटिक फोर्स 0, कि नहीं। तो मैग्नेटिक फोर्स बॉडी पे कितने कंडीशन में 0 हो सकते हैं, क्यू चार्ज 0 ले लें, या तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाए, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल हो जाए, या वेलोसिटी 0 हो जाए। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा, 0। तो जब मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो एक्सेलरेशन 0 होगा तो v इक्वल टू, तो अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, इतने सारे कंडीशन हो रहे हैं, तो पाथ कैसा होगा इसके चलने का, स्ट्रेट लाइन, कि नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में चलना चालू करेगा कहीं जाएगा नहीं, एक्सेलरेशन है तो फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो इसको कुछ कोई डिस्टर्बेंस करने वाला होगा। तो जैसे चल रहा होगा वैसे चलता रहेगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जब तक कि वो कोई बाहरी फोर्स ना लगाएंगे तब तक कुछ इफेक्ट इस पे नहीं होगा। रेस्ट में होगा तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा तो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में देते पूछ ले किस पाथ पे चलेगा, एंटी पैरेलल कर दे तब पूछ लेगा, चार्ज स्टेशनरी दे दे तब पूछ ले। चलो इसके दूसरे पहलू को देखें तो पहला पॉइंट क्या आएगा, फोर्स इज डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, क्योंकि जो सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन आता, तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर होगा, तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं एफ डॉट वी इक्वल टू 0। दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। और फोर्स डॉट वेलोसिटी क्या बताता है अपने को, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, हमेशा 0। और पावर को कैसे लिखते हैं अपन, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन बाय टाइम भी क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन भी क्या हो जाएगा, किसके द्वारा, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स
क्या हो जाएगा 0। थोड़ा सा और डिटेल देखें इस चीज को, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, बर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। बर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय फोर्स, तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, तो हम लिख सकते हैं सिर्फ वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, इसी केस में हो जाता है, स्पेशल स्पेशल केसेस होते हैं मैग्नेटिक का कंजर्वेटिव होने के पीछे, नॉन कंजर्वेटिव होने के पीछे, जनरल अपना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसको लेके। नहीं जनरेट किया जा सकता, पूछे जाएंगे जब सिंगल पोल बना लेंगे तो पूछा जा सकता है, सिंगल पोल आगे जस्ट आएगा, कर सकते हैं। सिंगल पोल अगर चार्ज जैसा कर ले तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफाइन कर सकते हैं, बट सिंगल पोल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। बट रिसेंटली कुछ सप्ताह पहले सिंगल पोल का जनरेशन का आइडिया मिल चुका, उसको जनरेट किया जा सकता, तो आने वाले समय में वो चीजें आपको पढ़ने मिलेंगे। हाँ, अभी आप नॉन कंजर्वेटिव यहाँ पढ़ना पड़ेगा, जब सिंगल पोल आएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटम के अंदर तब जाके पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करेंगे वहां पे। तो बर्डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या जीरो, तो ऐसा हम बोल सकते हैं बर्कैंडिक थ्योरम में, क्योंकि यहाँ पर एक ही फोर्स है मैग्नेटिक, तो हम लिख सकते हैं बर्डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बर्डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और बर्डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना, जीरो, तो हम बोल सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल क्या होगा, जीरो के बराबर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चलो लिखो इतना। तो दिक्कत यहाँ तक, आगे थोड़ा सा बढ़े, तो यहाँ से क्या पता चला अपने को, फाइनल काइनेटिक इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, फाइनल स्पीड इक्वल टू इनिशियल स्पीड, तो स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स remains constant but velocity of particle changes। तो वेलोसिटी चेंज हो गया तो मोमेंटम भी चेंज होगा, तो लिखो इसको, डायरेक्शन के कारण। हाँ, तो बर्डन स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है,
स्पीड वेलोसिटी कैसे किस किन कारणों से चेंज किया जा सकता है बताओ? वेलोसिटी कैन चेंज बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पीड। दूसरा क्या हो सकता है? चेंजिंग द डायरेक्शन, तो यहाँ पर क्या सेम है? स्पीड सेम है। अब फोर्स लगेगा तो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो क्या डायरेक्शन चेंज नहीं होगा फोर्स के कारण? तो फोर्स का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? डायरेक्शन में चेंज कर सकता है, उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी चेंज हो रहा, क्यों हो रहा? ड्यू टू डायरेक्शन। चलो तो यहाँ तक हमने क्या क्या देखा अभी? पैरेलल और एंटी पैरेलल का केस। उस केस में हमने देख लिया पाथ कैसा बन रहा, स्ट्रेट लाइन। कुछ स्पेशल केसेज और? कि वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, वेलोसिटी क्या हो? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो, तो जो पाथ कैसा बनेगा? सर्कुलर। अगर वेलोसिटी इज एट सम एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड, जो पाथ बनेगा वो कैसा होगा? हेलिकल। इसमें पाथ ऐसा चलेगा और इसमें ऐसा वाला। लिखो इसको। और इस केस में फोर्स कितना लगेगा? क्यू वी बी के बराबर, क्योंकि क्यू वी बी साइन थीटा और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो ये मैक्सिमम फोर्स लगने का कंडीशन भी हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना? 1। इसमें भी फोर्स क्या होगा? क्यू वी बी साइन थीटा, जितना थीटा रहेगा उतना फोर्स लगेगा। तो इस केस में क्या रहा? फोर्स नॉन जीरो। और इस केस में फोर्स क्या रहा? नॉन जीरो। मतलब जीरो के बराबर तो है नहीं। जीरो के बराबर होने के लिए चार्ज रेस्ट में रहे, या पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी, या एंटी पैरेलल हो। तो यहां से क्या क्या सीखा हमने? फोर्स इक्वल टू क्या होगा? क्यू भी क्रॉस बी, भी और बी पैरेलल हो जाए तो फोर्स क्या होगा? जीरो। भी और बी एंटी पैरेलल हो जाए तो फोर्स कितना? जीरो। पाथ कैसा होगा चलने का उसका? स्ट्रेट लाइन। अगर चार्ज स्टेशनर हो, चार्ज रेस्ट में आ जाए तो फोर्स कितना? जीरो। उसके बाद हमने सीखा कि मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा जो बर्डन होता है वो कितना होता है? जीरो। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज, वेलोसिटी में कोई चेंज आता है, और स्पीड में कोई चेंज। जब वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा? सर्कुलर पाथ। अगर किसी एंगल पर हो जाए तो हेलिकल पाथ। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन।
When a charged particles moving with velocity v vector is subjected to a magnetic field of induction B, the force on it is non-zero. This implies that पहला option angle between velocity vector and magnetic field can have any value other than 90 degree. Angle between velocity vector and magnetic field can have any value other than 0 and 180 degree. Angle between velocity and magnetic field is either 0 or 180. Angle between velocity and magnetic field is necessarily 90 degree. कौन सा? सी, ऑप्शन नंबर सी. चलिए क्या लिखा है यहाँ पर? द फोर्स ऑन इट इज नॉन जीरो, मतलब फोर्स का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो. कब कब होता है? तो ये सोच लेते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब कब होगा. ये कब कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री हो और थीटा 180 डिग्री हो. तो इसके अलावा कुछ भी वैल्यू रहेगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो. तो एंगल नॉट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, और इसके अलावा जो भी एंगल रहेगा तो फोर्स क्या होगा? नॉन जीरो. तो ऑप्शन नंबर बी. फोर्स आपसे क्या पूछा है? नॉन जीरो ना. नॉन जीरो किस किस केस में हो? 0 और 180 छोड़ के सारे में नॉन जीरो. और यहाँ पर क्या है? एंगल सी में आइदर 0 और 180. ये किसके लिए है? मैग्नेटिक फोर्स जीरो होने का कंडीशन दिया. तो दूसरा क्वेश्चन इस पे ऐसे ही बन सकता है. ये स्टेटमेंट लिख दे, द फोर्स ऑन इट जीरो, दिस इंप्लाइज दैट. तो ऑप्शन नंबर सी. क्यों? क्या लिखा? तो नेसेसरी मतलब वो मस्ट होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं. तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? बी. चलो नेक्स्ट. इन द प्रोडक्ट F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का दिया हुआ बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप, और क्यू दिया हुआ 1 कूलम एंड वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ 2 आई कैप प्लस 4 जी कैप प्लस 6 के कैप, और जो फोर्स निकल के आ रहा है वो है 4 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप. तो पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा कंप्लीटली. सॉल्व कीजिए. फोर्स वेक्टर कितना दिया हुआ है? 4 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप, क्यू 1 कूलम, वेलोसिटी वेक्टर 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप. चलो बना इसका.
चलो क्या देखना अपने को, कितना दिया हो तो अपने को क्या निकालना है। और अभी क्या पढ़े थे, कुछ पढ़े हैं ऐसा, एफ इक्वल टू, तो सिर्फ क्या v के परपेंडिकुलर होगा, b के भी परपेंडिकुलर होगा वो। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू v एंड, तो ऐसा लिख सकते हैं, दैट्स बाय फोर्स डॉट, लिख सकते हैं, ऑप्शन चेक कर लो किससे डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। कैलकुलेशन क्यों करना, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाएगा क्योंकि वेरिएबल आ जाएंगे आपके पास, तो क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में सोचने का प्रयास करेंगे। चलो अब देखो तो किसके साथ मल्टीप्लीकेशन जीरो आ रहा है, तो फोर्स वेक्टर अपने को मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड ये लिखे, तो डॉट प्रोडक्ट लेना था, 4 इंटू 6 कितना 24, ए ऑप्शन को चेक करें, 24, 6 इंटू -10 -120 प्लस 12 -8 96, ये कभी जीरो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी को चेक करिए, -8 इंटू 4 -32, -8 इंटू +6 -48, -6, 4 इंटू -32, -20, -8 प्लस 160 प्लस 12 -6, पॉसिबल है, सी के लिए करें, -6 इंटू 4 -24, -6 इंटू -20 प्लस 120 -8 -96, ये दिख रहा, कोई दिक्कत इसमें, तो इस पॉइंट को भी मेंस कॉपी में लिख लेंगे। सोचो, फोर्स ना देके फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर v डॉट इक्वल टू जीरो, नहीं, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर डॉट विल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू जीरो। यही मैग्नेटिक फील्ड दे देता, वेलोसिटी वेक्टर पूछ ले तब भी ऐसे ही सोचेंगे, तो यहां से भी वैसे ही एफ डॉट वी इक्वल टू जीरो, और यहीं से सोचेंगे भी ए डॉट वी इक्वल टू, नेक्स्ट, two identical bar magnets are fixed with their center at distance d apart. A stationary charge q is placed at p in between the gap of two magnets at a distance capital D from the center O. As shown in the figure, the force on charge q is directed perpendicular to the plane of paper, 0, directed along OP, directed along PO. यहाँ पर है ना, यहाँ पे q चार्ज रखा d डिस्टेंस दूरी पे उसे, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा उसका डायरेक्शन आपको देखना, हाँ, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है अपने को, क्यू वी क्रॉस, और चार्ज क्या है, स्टेशनरी चार्ज है, पॉइंट को नोट करें तो वेलोसिटी कितना हो गया जीरो, तो फोर्स कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, an uniform electric field and uniform magnetic field are acting along the same direction in certain region. If an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of field, then the electron will turn toward right of direction of motion, speed will decrease, speed will increase, will turn toward left direction of motion.
कॉपी कलम चलाओ थोड़ा सा, चलाना जरूरी। पहले डायरेक्शन लिख लो कॉपी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में। और चार्ज कैसा है? इलेक्ट्रॉन है। चलो तो इसकी वजह से इफेक्ट देख लेते हैं क्या होने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड तो के कारण मैग्नेटिक फोर्स उस पे जीरो, क्योंकि पैरेलल है। V और B पैरेलल हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स कितना, इसका कुछ इफेक्ट देखने को अपने को अब मिलेगा नहीं, दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज। तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा? अपोजिट टू द डाई फील्ड। इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा था, इस बॉडी का एक्सेलरेशन पीछे की डायरेक्शन में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो स्पीड क्या होता? डिक्रीज होता। तो स्पीड विल टर्न्स टुवर्ड लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो होगा नहीं। ये वेलोसिटी क्या है? तो किसी समय के बाद होगा, बट इसका स्पीड क्या होगा उस समय? डिक्रीज होगा। कब जीरो होगा ये भी नहीं पता, किस टाइम पे। तो डेटा आपको नहीं दिया है ना अभी। हाँ, इंस्टेंटेनियस बातें चलती है सारी, जिस इंस्टेंट पर ऐसा हो रहा। तो यहां से भी नोट करेंगे कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जब सेम डायरेक्शन में होगा, स्पीड क्या करेगा? इंक्रीज होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड क्या होगा? डिक्रीज। बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट। The magnetic force acting on a charged particles of charge -2 microcoulomb in a magnetic field of 2 Tesla acting in bidirection when the particle velocity is 2 I cap plus 3 j cap into 10 to the power 6 meter per second is 4 Newton in z direction, 8 Newton in bidirection, 8 Newton in z direction, 8 Newton in minus z direction. तो चार्ज कितना दिया हुआ? -2 कूलम माइक्रोकूलम, जो हो गया -2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। वेलोसिटी कितना दिया हुआ? 2 I कैप प्लस 3 j कैप टू 10 टू द पावर 6 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ? 2 j कैप टेस्ला यूनिट के साथ। हमसे क्या पूछा? फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होगा? क्यू वी क्रॉस, तो क्यू -2 इंटू 10 टू द -6 इंटू वेलोसिटी कितना? 2 I कैप प्लस 3 j कैप क्रॉस प्रोडक्ट 2 j कैप के साथ, कि नहीं, इंटू 10 टू द पावर 6। ये से ये कैंसल, -2, इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 2 इंटू 2 आई क्रॉस जे हो जाएगा, 4 I क्रॉस जे प्लस इसके जे के साथ इसे, तो 6 जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे कितना? 0।
क्योंकि सेम डायरेक्शन में। और आई क्रॉस जे कितना, के, आई क्रॉस जे कितना, के, कितना हो गया, -8 k कैप। तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 न्यूटन इन माइनस डायरेक्ट। उसी माइनस को तो वहां लिखे, आई क्रॉस जे के होता। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, a particle of mass m, charge q and kinetic energy t enters a transverse uniform magnetic field of induction b. After 3 seconds, the kinetic energy of particles will be। तो हमने देखा था कि मैग्नेटिक फोर्स के कारण, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, kinetic energy of particles doesn't change। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, कितने ही समय के बाद कुछ जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी था वो अभी भी रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी पहले t था, तो अभी भी कितना रहेगा, t। नेक्स्ट, a positively charged particles moving due east enters a region of uniform magnetic field directly vertically upward. The particles will continue to move due to east, move in a circular orbit with its speed unchanged, move in a circular orbit with its speed increased, gets deflected vertically upward। तो ऐसा कुछ है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, पार्टिकल्स किधर जा रहा है, इसकी तरफ। और यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। क्या मैग्नेटिक फोर्स के कारण स्पीड चेंज होता, नहीं। तो सर्कुलर पाथ पे जाएगा विथ स्पीड अनचेंज्ड। और ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स स्पीड डजंट चेंज, देयरफॉर कैसा मूव करेगा, मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट with its speed unchanged। तो ऑप्शन नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे उसकी डायरेक्शन में, कौन कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो सी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सी बढ़ा देगा। क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो वेलोसिटी टी टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, v इक्वल टू प्लस एटी से। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होगा तो डिक्रीज होगा उसकी स्पीड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड में कोई दिक्कत नहीं, वो सर्कुलर पाथ ही चलेगा। यहाँ पर हो सकता है सर्कुलर पाथ ऊपर का बना और एक नीचे का डायरेक्शन हो सकता है, बस इतना ही होगा। नेक्स्ट, वो कुछ नहीं, हाँ, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, a beam of electron passes undeflected through mutually perpendicular electric field and magnetic fields
If electric field is switched off, the same magnetic field is maintained. The electron moves in a circular orbit, parabolic path, straight line, elliptical orbit. ऐसा सोचिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मान ले, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए। और इससे जब किसी इलेक्ट्रॉन को पास करे तो अनडिविट, तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन ऐसा आ रहा होगा, तो ऐसा ही जा रहा है क्या? म्यूचुअल, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड है ना। और यहां से जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या हो रहा है, अनडिविटेड पास कर रहा है, क्योंकि इसने लिख लिखा है ना, तो दोनों के बीच में कहीं से जा रहा होगा। तो उस समय मान सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ करें तो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो जब दोनों परपेंडिकुलर तो कैसा ऑर्बिट, सर्कुलर, क्योंकि तभी पास करेगा अनडिविटेड। सोचो अब सारे को कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। कितना फोर्स लगेगा, क्यू। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कितना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स कितना लग रहा है दोनों पे, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। एफ ई कितना हो गया, क्यू ई क्रॉस ई वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस, क्यू कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, वी क्रॉस। ये नेट फोर्स आया ना, ये उस चार्ज पे लग रहा होगा कि नहीं, है ना। अनडिफ्लेक्टेड होने का मतलब उसके नेट फोर्स जीरो हो रहा होगा। सोचो नेट फोर्स जीरो कर ले, एफ नेट जीरो कर लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, क्यू ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। ऐसा बोल सकते हैं E इक्वल टू माइनस वी क्रॉस। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। अनडिफ्लेक्ट पास करना है, पहले यहां से सोचो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दो तो क्या बचेगा, सिर्फ इस पॉइंट तक तो ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या परपेंडिकुलर। तो इस समय मोशन कैसा होगा इसका, जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में। अब सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लगाएं, तो अब सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स होगा तो सिर्फ मुझे मैग्नेटिक फोर्स देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं किधर होगा, आई कैप, और वेलोसिटी वेक्टर मान लेते हैं जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड को वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होना है, तो कैसे होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो सोचो वेलोसिटी जे कैप में, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आई कैप में, तो जे कैप में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी के कैप ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और के कैप तीनों परपेंडिकुलर, आई कैप जे कैप और के कैप, तो वेलोसिटी दिखा यहां से परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो पाथ कैसा होता, सर्कुलर। इस बात से यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड।
तो पाथ क्या, सर्कुलर ऑर्बिट, इसको लिख लो। और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स। तो चाहे हम मैग्नीट्यूड वाई यूज करें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वी बी, कि नहीं? तो वी इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, ई बटे बी। और वी, इसी पूरे रिलेशन को कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। आगे स्टेप आएंगे। मैग्नीट्यूड वाइज लिखें, थीटा 90 डिग्री कर लो स्पेशल केस में। चलो यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, a charge moving with velocity v in x direction is subjected to a field of magnetic induction in negative x direction. As a result, the charge will, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी x डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी i कैप में लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड माइनस आई कैप में, तो दोनों एक दूसरे का एंटी पैरेलल, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। तो फोर्स कैसे लिखते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 180 इक्वल टू 0। उस पर फोर्स कितना लग रहा, 0, एक्सेलरेशन 0, तो v इक्वल टू यू, जैसा चल रहा होगा वैसा चलता रहेगा। तो रिमेन, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, a charged particles moves through a magnetic field in a direction perpendicular to it, then the velocity remains unchanged, speed of particles remain unchanged, direction of particles remain unchanged, acceleration remains unchanged. तो मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर तो F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये क्यू वी बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाइज, और थीटा कितना है 90 डिग्री। F इक्वल टू क्या हो गया, क्यू वी बी, पाथ पूछ लेता तब क्या बोलते हैं, सर्कुलर, और फोर्स कैसा लग रहा है मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक फोर्स स्पीड को चेंज नहीं करता, मैग्नेटिक फोर्स doesn't change the speed of particles। ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला केस यहां पर लेंगे, F इक्वल टू क्या था, क्यू जी क्रॉस बी। यहाँ पे थीटा जो लेंगे हम वो क्या लेंगे 90 डिग्री, कितना लेंगे, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 इक्वल टू क्यू वी, और पाथ कैसा दिखेगा अपने को, सर्कुलर। और सर्कुलर पाथ में चलने के लिए क्या का जरूरत पड़ता है अपने को, सेंट्रीपेटल फोर्स का, कि नहीं? तो टू मूव
in a circular path there is a requirement of centripetal force, और ये पूरा कौन करेगा? ये मैग्नेटिक फोर्स। यहां से लिख ले सेंट्रिपिटल फोर्स कैसे लिखते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, कैपिटल आर लिख ले, इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स के बराबर, तो क्यू वी बी। यहां से आर का वैल्यू क्या आ गया, एम वी अपॉन क्यू बी। तो जिस सर्कुलर ऑर्बिट में चलेगा उसका रेडियस कितना होगा, एम इंटू वी डिवाइड बटे क्यू इंटू बी। चलो लिखो, यहां से मेन पढ़ाई चालू होता, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। यहाँ पर भी कौन सा वेलोसिटी है, भी जो है कौन सा वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। चलो तो रेडियस कितना आ गया, एम बी अपॉन क्यू बी, तो ध्यान रखना आपको। क्योंकि हमने क्या लिया है, थीटा 90 डिग्री, थीटा क्या रिप्रेजेंट करा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब वेलोसिटी यहाँ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये थीटा क्या रिप्रेजेंट करा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलो यहीं से देखो तो ऐसा कर दें, मैग्नेटिक फील्ड इधर दिए, वेलोसिटी ऐसी कर दे, दोनों के बीच का एंगल कितना दिए, थीटा। तब बताओ रेडियस लिख के बताओ तो, कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना होगा। और हिंट यहीं पे लिखा पड़ा, मास m है उस चार्ज पार्टिकल्स का, चार्ज q है, मैग्नेटिक फील्ड b है। तो वेलोसिटी को कंपोनेंट तोड़ देंगे, है ना। तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना हो गया, v cos थीटा, ये किधर है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये कंपोनेंट क्या होगा, v परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू v sin थीटा। तो अपने को कौन सा वेलोसिटी चाहिए, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड या परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड कौन सा,
v साइन थीटा, तो r कितना हो जाएगा, एम वी साइन थीटा अपॉन तो भी कैसे v से v कैंसिल आउट कीजिएगा, ये भी फिर सोचना पड़ेगा आपको कि ये v कौन सा वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन वाला चाहिए वेलोसिटी। तो सिंपल इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो वेलोसिटी लिखता है इक्वल टू एमवी बटे क्यू में v क्या होता है, वैसा वेलोसिटी जो किसके परपेंडिकुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड के। तो वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में दे दे मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो दो कंपोनेंट चेंज कर लेंगे, एक पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा और एक परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ लेके चलेगा, और पैरेलल वाला क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन कराएगा। आर इक्वल टू क्या आ गया था यहाँ से, एम वी अपॉन क्यू बी। तो सबसे पहले टाइम पीरियड चाहिए अपने को, तो कैपिटल टाइम क्या लिखेंगे, 2 पाई आर बटे वेलोसिटी डिस्टेंस बाई स्पीड, 2 पाई आर अपॉन वी, आर है यहाँ पर कैपिटल आर है, 2 पाई आर का वैल्यू लिख ले एम वी अपॉन इंटू वी, वी से भी, तो टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। पहला पार्ट, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, वेलोसिटी ना लिखे स्पीड लिख लो, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, क्योंकि कहीं वेलोसिटी का टर्म नहीं, जब टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 1/टाइम पीरियड इक्वल टू 1 डिवाइड बटे टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई एम, ऊपर क्यू भी चला जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, क्यू बी अपॉन 2 पाई, और आप देख पा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी भी इंडिपेंडेंट है स्पीड से, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल। चलो इसी को थोड़ा सा और सोचिए, तो इसको 2 पाई को इधर लिख लें तो 2 पाई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी अपॉन एम, और 2 पाई एफ को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। ये भी इंडिपेंडेंट है स्पीड से, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल।
चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अगर बोल दें कि एक चार्ज पार्टिकल्स क्यू है, उसको v वेलोसिटी से फेंके, उसकी टाइम पीरियड t है, फ्रीक्वेंसी f है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और रेडियस r है, उसकी वेलोसिटी को हम 2 गुना कर दे रहे हैं, तब क्या फर्क होगा? किस चीज पे? स्पीड 2 गुना कर रहे हैं, तब क्या क्या फर्क पड़ेगा? टाइम पीरियड पे, फ्रीक्वेंसी पे, ओमेगा पे और r पे। रेडियस पे। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन लिख लो कि कोई चार्ज पार्टिकल्स क्यू है, इसको वेलोसिटी v दिए, तो इसका टाइम पीरियड कितना था? t, फ्रीक्वेंसी f, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और रेडियस r। अब इसी चार्ज के वेलोसिटी को हमने क्या किया? 2v कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर टू v, मास m है इस पार्टिकल्स का, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? नो चेंज। टाइम पीरियड नो चेंज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी नो चेंज। रेडियस कितना हो जाएगा? डबल। अगर कोई बोल दे ऐसा ही, मान लेते हैं इस समय इसका मोमेंटम लिख ले p, तो मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा? विषय की चर्चा। मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा? मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब हमने क्या कर दिया? डबल। मोमेंटम भी double। कोई दिक्कत इसमें? इसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। 4 क्वेश्चन तो यही दिख रहा। आगे बढ़े। चलो, क्या हमने पढ़ लिया? R इक्वल टू एम वी अपॉन, और ये क्या लिखा हुआ? मास इंटू वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा? मोमेंटम, तो P अपॉन क्यू बी। मोमेंटम इक्वल टू क्या लिखते हैं? ऐसा पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई, तो P इक्वल टू क्या होता है? रूट ओवर 2m के ई। कोई दिक्कत? तो जहां मोमेंटम हो वैसे लिख सकते हैं, रूट ओवर 2m के ई अपॉन, और अभी हम क्या पढ़ के आ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैट। और इस इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ सकते हैं हम ऐसा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस।
सोचो चार्ज अगर इनिशियली रेजिस्टर पोटेंशियल लगाए तो इलेक्ट्रिक गार्ड वो दौड़ेगा, उसका जो वर्क डन होगा तो वो किस फॉर्मेट में होगा, काइनेटिक एनर्जी के ही फॉर्म में। तो वो वर्क डन किस में चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्यू इंटू वी हो गया। तो वहां से ऐसे लिख सकते हैं रूट ओवर 2m क्यू कैपिटल वी अपॉन क्यू बी, कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत? अब सोचो क्या चार्ज पार्टिकल, सिर्फ चार्ज पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल भी तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो जब चार्ज गैसियस पार्टिकल्स होगा उसका काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, कि नहीं? और वो भी हम कैसा काइनेटिक एनर्जी वहां पर लेते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और हर के लिए कितना होता है, 3/2 RT पर मोल्स के हिसाब से हम ले रहे हैं। हाँ, पर मॉलिक्यूल्स। तो आपको जैसे यूज करना वैसा यूज कर लीजिए। ये हो जाएगा पर मॉलिक्यूल, और ये क्या हो जाएगा, पर मोल्स। गैस चाहे कैसा भी हो, मोनोटोमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, पॉलीटोमिक, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हमेशा 3/2 RT पर मोल्स के हिसाब से, और 3/2 kBT पर मॉलिक्यूल्स के हिसाब से। तो एक और लिख सकते हैं गैसियस पार्टिकल्स के लिए, इक्वल टू रूट ओवर 2m, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे 3/2 RT, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन QB, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3m/RT डिवाइड बाई QB। ये कैसे, पर मोल्स रहेगा तो, और पर मॉलिक्यूल्स रहेगा तो क्या हो जाएगा 3m/kBT अपॉन QB, जहां T क्या होगा, टेम्परेचर, और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, केल्विन में। KB क्या रिप्रेजेंट करेगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहाँ जो ये कैपिटल V है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको इतने फॉर्मेट में ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें आपको रेशियो लगाना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे बनेंगे, रेशियो से ही। हाँ,
चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए? वाला क्वेश्चन, ionized hydrogen atoms and an alpha particles with same momenta interest perpendicular to a constant magnetic field V, the ratio of their radio of their path RH ratio R alpha. क्या दिया हुआ? मोमेंटम सेम दिया हुआ, तो मोमेंटम वाला इक्वेशन सोच लेंगे। तो जब मोमेंटम होता है तो रेडियस कैसे लिखते हैं? R इक्वल टू पी अपॉन मोमेंटम से सेम मैग्नेटिक फील्ड, तो डिपेंड किस पे करेगा? चार्ज पे। हम क्या लिख लें? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अल्फा। चार्ज पर कैसा है? डायरेक्टली की इनवर्सली? इनवर्सली। अगर हाइड्रोजन ऊपर लिखे तो हाइड्रोजन का चार्ज किधर आएगा? नीचे। अल्फा नीचे, तो ये क्यू अल्फा। चार्ज ऑन अल्फा कितना होता है? 2। हाइड्रोजन पे कितना हो गया? कोई दिक्कत? तो यहां से कुछ चीजें हैं वो जो ध्यान रखना, कौन कौन से पार्टिकल्स आपके पास आ सकते हैं। एक तो हाइड्रोजन एटम रहेगा, उसके पास चार्ज कितना होता? प्लस ई, और मास प्लस एम प्रोटॉन के बराबर, है ना। दूसरा प्रोटॉन सिर्फ रहेगा, तो वो खुद हाइड्रोजन ही है। उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स होंगे, तो अल्फा के पास चार्ज कितना? +2e, मास कितना? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद कौन सा आएगा? हीलियम न्यूक्लियस, तो वो अल्फा पार्टिकल्स ही है, तो +2e 4mp। उसके बाद आएगा ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन कितना? +e 2me, 2mp नॉट। उसके बाद गलती से पूछ ले ट्राइटियम, तो चार्ज तो अभी भी उतना ही, 3mp। ये पार्टिकल्स का लिस्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हर बार चार्ज वो लिखेगा नहीं। इसको लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A proton and alpha particles both enter a region of uniform magnetic field V, moving right angles to field V. If the radius of circular orbit for both particles is equal and kinetic energy acquired by proton is 1 mega electron volt, the energy required by alpha particles will be। रेडियस सेम है, एक का काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी की तरफ से सोचेंगे।
तो सोचो R इक्वल टू क्या लिखते हैं, रूट ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यूबी कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, रेडियस भी सेम रखा उसने, तो यहाँ इसके लिए लिख ले R फॉर प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए। उसी तरह से किसके लिए, अल्फा के लिए लिख ले, आर अल्फा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ एम अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा डिवाइड बटे क्यू अल्फा बी, और दोनों का रेडियस क्या दिया है, सेम, कर लेते हैं सेम, आर पी इक्वल टू आर अल्फा, तो क्या लिखेंगे 2 एम पी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी अपॉन क्यू पी बी इक्वल टू रूट ओवर 2 एम अल्फा के ई अल्फा अपॉन, दोनों को स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर रूट खत्म, बी से बी खत्म, तो यहाँ से क्या आ गया 2 एम पी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी डिवाइड बाई क्यू पी स्क्वायर इक्वल टू 2 एम अल्फा काइनेटिक एनर्जी अल्फा अपॉन क्यू अल्फा का स्क्वायर। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना ई, चार्ज ऑन अल्फा 2e, तो 2e करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 4 क्यू स्क्वायर, प्रोटॉन ऐसे लिख ले, चलो मास के लिए सोचे तो 4 टाइम्स ऑफ एमपी अल्फा के लिए, तो मास ऑफ अल्फा हटा के हम क्या लिख ले, इंटू 4 टाइम्स ऑफ एमपी इंटू काइनेटिक एनर्जी अल्फा, 2 से 2 कैंसल, एमपी से एमपी कैंसल, 4 से 4 कैंसल, क्यू प्लस कर क्यू पी एस कर, तो क्या दिखा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, और प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अल्फा का भी कितना, क्यों, तो वो प्रोटॉन है ये कौन है, दोनों का वेलोसिटी सेम थोड़ा, दोनों चीज वैसे ही आ रहा है, जैसे भी रखोगे आप सारा चीज डेटा निकल के यहीं पर पहुंचे कंक्लूजन, ये बाय प्रोसेस है वो लॉजिकल चलेगा। तो मास अलग अलग है ना, तो पहले कहां से पता था कि कट रहा है, तो यहां से देखो कैसे नहीं दिया, अल्फा प्रोटॉन तो दे रखा, चलो यहां से इफ रेडियस इज सेम और मैग्नेटिक फील्ड क्या है सेम, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर बाई एम, नहीं समझ में आ रहा तो वहां से सोचेंगे, ये चीज भी यहीं से निकल के आया क्यू स्क्वायर बाई एम, तो क्यू स्क्वायर बाई एम का रेशियो देख सकते हैं, बाय प्रोसेस नहीं चलना, उधर से चलना तो उधर से भी चल लो, चलो नेक्स्ट, an alpha particles moves in a circular path of radius 0.83 centimeter in the presence of magnetic field 0.25 Weber per meter square. The wavelength associated with the particles will be, तो पार्टिकल को अगर वेव बनाना है तो उसके लिए वेवलेंथ कैसे लिखते हैं, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी या तो एच बटे एम बी,
जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है मैटर वेव के केस में। एफ क्या, जैसे आपको निकालना सारे से लिख सकते। निकाल लो, एग्जाम हॉल में तो निकालना ही पड़ेगा, खाली डायरेक्शन सोच के थोड़ा हो जाएगा। तो 10 टू द पावर माइनस 34, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो क्या क्या दिया हुआ अपने को, रेडियस दिया हुआ कितना 0.83 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अल्फा पार्टिकल्स है तो चार्ज मालूम है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 गुलो। तो आर इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन क्यू बी। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी आर। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, तो हो जाएगा क्यू बी आर। एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, नीचे चार्ज 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, मैग्नेटिक फील्ड 0.25 इंटू रेडियस 0.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर में। तो कितना हो गया, 2 इंटू 0.25 0.5, 0.5 इंटू 1.6 0.8, तो 6.6 डिवाइड बाई 0.8 इंटू 10 के लिए पावर देखिए तो माइनस 19 माइनस 2 माइनस 21, और ऊपर है 10 टू द माइनस 34 और एक नीचे में 0.83। तो ये चला जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 0.8 इंटू 0.8, 10 टू द पावर माइनस 21 ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 13। चलो और कितना बचेगा, ये 10 ये 10 और ये हो गया 10, ये कैंसल, इसके अप्रॉक्स ये कैंसल, तो कितना बच गया 10 टू द पावर माइनस 12, और इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.01, और इसको लिखेंगे तो एंगस्ट्रॉम। क्या, ये सारे पी वाई क्यू है।
चलो कोई दिक्कत? नेक्स्ट, a proton carrying 1 mega electron volt kinetic energy moving in a circular path of radius r in uniform magnetic field. What should be the energy of alpha particles to describe a circle of same radius in the same field? सेम ही है, ये एक पिछले साल पूछे हुए हैं और एक अगले साल। तो रेडियस सेम हो, मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? क्यू स्क्वायर बटे एम। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर अल्फ प्रोटॉन देखें तो उसके लिए क्यू का वैल्यू 1 और एम का वैल्यू 1 तो 1। फॉर अल्फा देखें तो चार्ज 2 तो 2 का स्क्वायर मास 2, 4 हो गया मास तो 1, दोनों का रेशियो क्या दिख रहा? सेम। तो एनर्जी भी क्या रहेगा? सेम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इक्वल टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, under the influence of uniform magnetic field, a charged particles move with constant speed v in a circle of radius r. The time period of rotation of particles. तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या लिख रहे थे यहां से? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ना ही रेडियस ऑफ सर्कल पर डिपेंड कर रहा हो ना ही वेलोसिटी पे। तो वहां पर एक टर्म और जोड़ देना जहां जहां पर लिखे हो। हाँ, v के साथ साथ r भी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड रेडियस ऑफ सर्कल सर्कुलर पाथ ऑप्शन नंबर चलो नेक्स्ट, an electron moves in a circle orbit with a uniform speed v. It produces a magnetic field at the center of circle. तो रेडियस ऑफ सर्कल किसके प्रोपोर्शनल होगा? ऑप्शन बी। तो आर इक्वल टू क्या होता है? एम वी अपॉन वी अपॉन ये, तो इस तरह से। बट ये क्वेश्चन का जिस रूप में पूछा उस रूप से सोचे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, है ना? इसकी वेलोसिटी चाहिए अपने को। इसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज अपने को मालूम हो गया, करंट लिखने के लिए। तो करंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कल वाले क्वेश्चन की तरह, चार्ज अपॉन टाइम। टाइम कैसे लिखेंगे? 2 पाई आर बटे वी। तो करंट यहां से क्या लिखेंगे? म्यू नॉट इंटू ई वी अपॉन 2 पाई आर इंटू 2r। चलो यहां से देखें क्या मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना जनरेट होता? मैग्नेटिक फील्ड इतना जनरेट होता है। करंट लिखेंगे तो क्या? चार्ज बटे टाइम। टाइम कितना लिखेंगे? 2 पाई आर बटे बी। इस करंट का वैल्यू इसमें पुट कर दिए, है ना? चलो यहां से कितना आ गया? म्यू नॉट ई वी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू बी। सोचो, म्यू नॉट ई वी अपॉन 4 पाई बी इक्वल टू आर स्क्वायर। आर इक्वल टू कितना? रूट ओवर म्यू ई वी अपॉन 4 पाई। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये भी पी वाई क्यू है।
ये चीजें कब होता, जब आपको मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म दिया हुआ कि इतने मैग्नीट्यूड का बन रहा, और इसने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराया है सर्कुलर पाथ पे, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बना। तो जब मैग्नेटिक फील्ड दिए हो रहेंगे, वेलोसिटी क्या दिया रहेगा, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सब डायरेक्शन में ऐसे, जब पहले से मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ और उसी के कारण प्रोडक्शन करेगा इस तरफ। तो ऑप्शन क्या होगा, ये धोखा है ना। तो इस क्वेश्चन में इस तरफ नहीं सोचेंगे। तो ये तो वही वाली बात हो गई, गाना नहीं है धोखा नाम रख देने वाला कुछ, फिजिक्स को धोखा नाम रख देते हैं आज से। चलो इसको लिखो, यही सब गलतियां आपको ढूंढनी है। चलो नेक्स्ट करें। A charged particle of charge q and mass m enters perpendicularly in a magnetic field B. Kinetic energy of particle is E. Then frequency of rotation q बटे m pi, qb बटे 2 pi m, qb e बटे 2 pi m, qb बटे 2 pi e। ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ऑप्शन बी या सी या डी, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर चेन्नई, डी फॉर दिल्ली। ऑप्शन डी, दिल्ली, सी। सोचो टाइम पीरियड कैसे लिखते हैं, 2p पाई एम बटे, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्यूपी बटे, ये कहाँ लिखा पड़ा है, क्यू बी बटे 2 पाई एम। उससे क्या दिक्कत है, किस चीज पे डिपेंड ही नहीं करना, वेलोसिटी पे ही डिपेंड नहीं कर रहा, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ आएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको डेटा ज्यादा रहेगा, वेलोसिटी पे ही डिपेंड नहीं कर रहा तो। चलो नेक्स्ट। A 10 electron volt electron is circulating in a plane at right angles to a uniform field of magnetic induction 10 to the power minus 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, उसको वन गॉस भी बोल सकते हैं। तो ऑर्बिटल रेडियस कितना होगा, ये क्या दिया हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया हुआ, एनर्जी बताया था ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होता है एनर्जी का कि नहीं, 7 से 8 यूनिट लिखे थे। तो ये काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस जूल। उसके बाद उसने दिया है मैग्नेटिक फील्ड 10 टू द पावर माइनस 4 वीवर पर मीटर स्क्वायर, ऑर्बिटल रेडियस, तो आर इक्वल टू ऐसे लिख ले 2 एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी बटे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बटे
स्क्वायर रूट ऑफ 2, मास लिख ले 9 इंटू 10⁻31 इंटू काइनेटिक एनर्जी 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90 डिवाइड बाई चार्ज लिखे इधर 1.6 इंटू 10⁻90 इंटू मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁴। तो यहां से ये कैंसल, चलो कैलकुलेशन करो। ये -31 कितना हो गया 50, 50 का बाहर निकालेंगे तो 10⁻⁻25, ये 16 का 4 निकाल लें √2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड बटे 1.6 इंटू 10⁻, ये 10 ऊपर लेके जाएं तो 4 4 जा 2 4 5, कितना हो गया 15 √2 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻2, तो 15 का हो गया 7.5 और 7.5 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 इंटू 1.4, सारे मीटर में है ये, 100 से मल्टीप्लाई कर तो सेंटीमीटर में चला जाएगा, तो 7.5 इंटू 1.4, तो 75 है 750, 75 चौका 300, 710, 11 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आ जाएगा। कितना आ रहा है? तो सारे अप्रॉक्स वैल्यू यूज क्या हुआ ना, कोई दिक्कत? इसमें वैसे सोचेंगे। चलो नेक्स्ट, a deuteron of kinetic energy 50 kilo electron volt is describing a circular orbit of radius 0.5 meter in a plane perpendicular to the magnetic field B. Kinetic energy of proton that describes circular orbit of radius 0.5 meter in the same plane with same B is 25 kilo electron volt, 50 kilo electron volt, 200 kilo electron volt, 100 kilo electron volt। तो रेडियस सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो Q स्क्वायर बटे m। सोचो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन लिखें तो क्या लिखेंगे प्रोटॉन के लिए, Q प्रोटॉन का स्क्वायर डिवाइड बटे मास ऑफ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन के लिए लिखेंगे तो Q ऑफ D का स्क्वायर इंटू मास ऑफ ड्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का चार्ज तो सेम रहता है, ये तो कैंसल, मास ऑफ ड्यूट्रॉन 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन बटे mv। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, 2 इंटू 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। A uniform magnetic field acts at right angle to the direction of motion of electron. As a result, the electron moves in a circular orbit of radius 2 centimeter. If speed of electron is doubled, the radius of circular path will be 4 times r equal to mv by qv, 4 times है ना। देखिए तो वेलोसिटी डबल किए तो रेडियस क्या होगा डबल, तो r डैश कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल r, 2 इंटू पहले कितना है 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया
An alternating electric field of frequency mu is applied across each radius r of a cyclotron that is being used to accelerate protons mass m. The operating magnetic field used in cyclotron and the kinetic energy of proton beam produced by it are given by. तो क्या दिया हुआ आपने को फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है म्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे क्यू बी अपॉन 2 पाई, तो बी इक्वल टू कितना हो गया म्यू इंटू 2 पाई एम और कौन यहाँ चल रहा है प्रोटॉन है, तो मास ऑफ प्रोटॉन यूज करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया 2 पाई मास ऑफ प्रोटॉन एम इंटू म्यू डिवाइड बटे मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया। अब चाहिए काइनेटिक एनर्जी, अब सोचिए काइनेटिक एनर्जी कैसे सोचेंगे, तो ऐसे लिखें पी स्क्वायर बाई 2m होता, मोमेंटम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है रेडियस इक्वल टू क्या होता है पी बटे क्यू बी, तो पी इक्वल टू कितना हो गया क्यू बी आर, मोमेंटम का वैल्यू इसमें पुट कर दें क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन क्यू की जगह ई स्क्वायर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाल चुके हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर इनटू ऊपर आर स्क्वायर और नीचे कितना 2m, एक ई स्क्वायर से 2 2 जा एक एन से तो कितना आ गया 2 पाई स्क्वायर एम म्यू स्क्वायर, तो कहाँ दिख रहा वो चेंज हो गया है ना लैंग्वेज, वो लैंग्वेज चेंज करते हैं ना फॉन्ट का, तो बहुत चीजें हो जाती। चलो नेक्स्ट करें लास्ट। A proton moving with velocity 3 into 10 to the power 5 meter per second enters a magnetic field of 0.3 Tesla at an angle of 30 degree with the field, then radius of curvature of this path will be। तो सोचो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वेलोसिटी दिया 30 डिग्री, तो वेलोसिटी अपने को क्या चाहिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो v sin 30 और r का वैल्यू कितना होता एम वी अपॉन क्यू बी, तो यहाँ v क्या होगा v परपेंडिकुलर और यहाँ पर क्या दिया e बटे m, तो ऐसे लिख ले v परपेंडिकुलर अपॉन q बटे m इंटू बी, कि नहीं v परपेंडिकुलर कितना जाएगा v का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 5 साइन 30 का वैल्यू 1/2 डिवाइड बटे q बटे m का वैल्यू कितना 10 टू द पावर 8 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना, ये 10 ऊपर कर ले 3 से 3 कैंसल, तो 1/2 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर -2 और इसको लिख ले मीटर में, तो इसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते सेंटीमीटर में, तो 0. कोई दिक्कत, और ये टॉपिक यहाँ क्या होता द फिनिश। थैंक यू।